हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू पाथफाइंडर्स एकेडमी फॉर सीएपीएफ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने एक नया कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है फास्ट ट्रैक कोर्स। तो उस कोर्स में हम फिलहाल हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर अकेडमी। 2018 was the glorious year for our academy. On that year, there were 120 selections from our academy in CAPF services. This is photo of our mentor, Dr. Prashant Jagtap. He is ex-assistant commandant in CISF. About him, he is a passionate teacher, professional soldier, and qualified doctor and psychologist. He is an MBBS MA Psychology by qualification and pursuing MA Security and Defense Laws from Nalsar University of Law. He is a author of 3 best-selling books for CAPF Assistant Commandant Preparation for McGraw Hill Publications. He joined CISF in 2014 after cracking UPSC CAPF Assistant Commandant exam in 2012 with All India rank 80. He has served in CISF for 5 years as Assistant Commandant. He has previously worked as Medical Officer on Class 1 rank with Government of Maharashtra and Assistant Lecturer in Forensic Medicine in RCSM Government Medical College, Kolhapur, Maharashtra. This is little information about me. I am Utkarsh Tamburi. I have 2+ years of experience of teaching in both offline and online coaching. I am preparing for the civil service examination with history as an optional subject. सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हाउ द बहमनी एंड विजयनगरा किंगडम्स रोज टू पावर एंड हाउ दे डिक्लाइंड। तो आज देखेंगे हम अराइवल ऑफ यूरोपियंस। कल जब हम विजयनगर एम्पायर देख रहे थे तो उस टाइम पे हमने देखा था कि देयर वाज द अराइवल ऑफ डच एंड पोर्तुगीज। तो उस टाइम तक डच एंड पोर्तुगीज का इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशन जो था वो चालू हो चुका था। तो अभी देखते हैं उनके बारे में। इंडिया में जो फर्स्ट यूरोपियन पावर आई थी, it was the Portuguese. याद रखो, the first European power which came to India was the Portuguese. तो हुआ कैसे सभी को पता है। वास्को द गामा reached in Calicut via Cape of Good Hope in 1498 and he was welcomed by King Zamorin. Zamorin जो है, he was a king of Calicut at that time. Calicut का king था वो। एंड हुआ क्या, वास्को द गामा केम टू इंडिया एज ए ट्रेडर। तो उसकी वजह से झामोरिन को लगा कि अपना ट्रेड अभी ग्रो होगा, इकोनॉमी भी ग्रो होगी। उसकी वजह से वो हार्टेडली वास्को द गामा को वेलकम किया झामोरिन ने। तो वास्को द गामा जो आया था वो आया था वाया केप ऑफ गुड होप, ये नाम का एक आइलैंड है वहाँ पे। तो अर्लियर जो था ये आइलैंड का नाम ये नहीं था, बट जैसे पोर्तुगीज़ ने इंडिया का डिस्कवरी किया, इंडियन लैंड का डिस्कवरी किया थ्रू सी रूट्स, तो उन्होंने वो आइलैंड को कहना चालू कर दिया केप ऑफ गुड होप। ओके, तो वास्को द गामा इंडिया में आया था 1498 में। देन इन 1505 फ्रांसिस डे अल्मेडा बिकेम द फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर इन इंडिया। याद रखो ये नाम। ओके, फ्रांसिस डे अल्मेडा। ही ऑल्सो एस्टेब्लिश द ट्रेडिंग सेंटर कहाँ पे, कलिकत, कैमनोरे एंड कोचीन। ये जो है दिस इज वन ऑफ द आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। याद रखो, कलिकत, कोचीन ये दोनों भी वेस्टर्न कोस्ट पे इंडिया के, और ये जो है दिस इज अ आइलैंड इन अ लक्षद्वीप ग्रुप। इन 1509 अल्बेक्वेन बिकेम द गवर्नर, मतलब 4 साल बाद गवर्नर चेंज हुआ था यहाँ पे। ही कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम रूलर ऑफ बीजापुर इन 1510। 1510 में he captured Goa and made Goa as a capital of Portuguese settlement in India. और ultimately यहाँ पे for the first time Goa became the capital of the Portuguese, but ultimately जो गोवा को freedom मिला था वो मिला था कब, 1961 में। Okay, this was the year. Then his successor established Portuguese settlement at Daman, Settle and Bombay on the west coast and Santham near Madras and Hooghly in Bengal in the east coast। यानी कि वेस्ट और ईस्ट ये दोनों साइड्स में पोर्तुगीज ने अपनी सेटलमेंट बनाना यहाँ पे चालू कर दिया था इंडिया में। देन अगर आप ये सारी सेटलमेंट्स देखोगे तो ये सेटलमेंट की जो लोकेशन है, फॉर एग्जांपल बॉम्बे, दमन, ये ऐसे लोकेशंस है जहाँ पे उस टाइम पे फॉरेन ट्रेड मेजरली हैंडल किया जाता था। इनडायरेक्टली अगर कहा जाए तो पोर्तुगीज जो यहाँ पे आर्मी मैन्स या फिर जनरल्स या फिर गवर्नर्स आए थे, उन्होंने क्या किया, जो इंडिया का इम्पोर्टेंट ट्रेड हैंडलिंग सेंटर्स है उनको कंट्रोल करना चालू कर दिया था उन्होंने।
Portuguese power declined in India by the end of 16th century. They lost all their possessions in India except Goa, Daman and Diu. ये तीन चीज़ें जो थी वो आफ्टर इंडिपेंडेंस भी, इंडिया का जो इंडिपेंडेंस हुआ था उसके बाद भी पुर्तगीज लोगों के पास ही थी. ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ बोलना ज़रूरी है. अराउंड 1500 टू 1600 यानी कि 100 साल के लिए पोर्तुगीज वॉज द अल्टीमेट पावर इन द इंडियन ओशंस. इंडियन ओशन में पोर्तुगीज वॉज द अल्टीमेट पावर जो ट्रेड को कंट्रोल करते थे या फिर ट्रेड को मोनोपोलाइज करते थे. स्पेशली कौन सा ट्रेड? जो यूरोप की तरफ जा रहा था वाया सी ट्रेड रूट्स, उनको वो कंट्रोल करते थे. 100 साल के लिए उनको कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं था. उसके बाद स्लोली कॉम्पिटिटर बनना चालू हो गया था उनके लिए. सो हियर यू कैन सी वेरियस सेटलमेंट्स. तो यहाँ पे कलर्स दिए हुए हैं. पोर्तुगीज़ है, उनका ब्लू में दिखाया गया है, रेड डच, ब्रिटिश ग्रीन, फ्रेंच ग्रे. सो हियर यू कैन सी वेरियस सेटलमेंट्स, ग्रीन, ब्लू, देन ग्रे, रेड. ओके, यहाँ पे ग्रीन ही आपको ज़्यादा दिख रहे होंगे. क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर जो थे उन्होंने इंडिया में उनके फर्म फुट होल्ड जो थे वो बनाना चालू कर दिए थे. ओके, सो दिस इज द मैप. देन अभी चलते हैं डच. द सेकंड पावर, द सेकंड यूरोपियन पावर हु अराइव्ड टू इंडिया और अराइव्ड ऑन इंडियन कोस्ट वाज द डच. इन 1602 डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म. 1602 में फॉर्म हुई थी. डच पार्लियामेंट गेव पावर टू मेक वॉर्स टू द डच ईस्ट इंडिया कंपनी. देन सब्सिक्वेंटली दे वॉन ओवर पोर्तुगीज. पोर्तुगीज को रिप्लेस करने का काम डचेस ने किया था. दे कंस्ट्रक्टेड देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम इन 1605. यानी कि 3 साल बाद उन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री इंडिया में सेटल की. कहाँ पे? मसूलीपट्टनम, यानी कि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडिया. देन पुलिकत वॉज देयर मेन सेंटर फ्रॉम 1616. Later it was replaced by नागापट्टिनम. अर्लियर पुलिकत वॉज द मेन सेंटर, बाद में नागापट्टिनम. ये दोनों भी ईस्टर्न कोस्ट पे ही इंडिया के, तमिलनाडु वाले कोस्ट वाले रीजन में. देन डच पावर बिगन टू डिक्लाइन एंड फाइनली कोलैप्स्ड आफ्टर बैटल ऑफ बेदारा इन 1759. इससे पहले अगर आपको पता होगा तो 1757 में इंडिया का जो ट्रैक था या फिर इंडिया का जो पाथ था वो चेंज होने वाली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई थी, वो था बैटल ऑफ प्लासी. उसके बाद जो मुर्शिद कुली मीर जाफ़र और मीर कासिम, ये जो लोग थे, ये 2 लोग आए थे. पहले था मीर जाफ़र आया था, उसके बाद आया था मीर कासिम. तो मीर कासिम ने क्या किया था? ब्रिटिशर्स इस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे थे टू गिव द मनी टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. तो मीर कासिम ने क्या किया? जो डच थे उनके साथ डील कर ली कि आप लोग ब्रिटिशर्स से वॉर करो, उनको हराओ और मैं आपको यहाँ पे ट्रेड करने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दे दूंगा. तो उसी डील के अंदर जो डच थे उन्होंने ब्रिटिशर्स पे अटैक किया और वो जो बैटल हुई थी, दिस बैटल इज कॉल्ड एज बैटल ऑफ बेदारा. और ये हुआ था ईयर 1759 में. और इसका बैकग्राउंड है बैटल ऑफ प्लासी. ओके, उसके बाद डचेस वॉज डिफीटेड बाय ब्रिटिशर्स इन दिस बैटल. और इसके बाद जो डच थे उनका इंडिया में कोई पोजीशन नहीं रहा. वो बाद में फिर कहाँ पे गए? वो गए इंडोनेशिया में. इंडोनेशिया, स्पाइस आइलैंड्स. देन ब्रिटिश, द थर्ड यूरोपियन पावर हु अराइव्ड इन इंडिया वाज द ब्रिटिश. इन 1600 इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड. इन 1662 पोर्तुगीज गेव द आइलैंड ऑफ बॉम्बे. यहाँ पे सिविल आइलैंड से बॉम्बे के. और बाद में जब ब्रिटिशर्स के पास बॉम्बे आ गया उन्होंने सिविल आइलैंड्स को कनेक्ट कर दिया और एक पूरी सिटी बना दी, विच वॉज द कोस्टल सिटी नेम्ड बॉम्बे, टू किंग चार्ल्स II ऑफ द इंग्लैंड एज डाउरी फॉर मैरिज ऑफ अ पोर्तुगीज प्रिंसेस. पोर्तुगीज प्रिंसेस जो थी उसकी मैरिज हुई थी विद द किंग चार्ल्स II ऑफ द इंग्लैंड. और उसको डाउरी, एज अ डाउरी जो था वो बॉम्बे आइलैंड दिया गया था. अब इसका मतलब डायरेक्टली याद रखो, इसका मतलब क्या है? जो बॉम्बे था इट वॉज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द किंग ऑफ द इंग्लैंड एट दैट टाइम. इवन टिल द 1947 इट वॉज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द ब्रिटिश रॉयल फैमिली. वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं थी, इट वॉज प्राइवेट प्रॉपर्टी. क्यों? क्योंकि वो एज अ डाउरी दिया गया था.
यानी कि पर्सनल चीज़ दी गई थी। ओके, उसके बाद बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता बिकेम द 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ द इंग्लिश बाय 1700 के आसपास उन्होंने उनके फुटहोल जो थे वो इंडिया के 3 इंपॉर्टेंट सेंटर्स, बॉम्बे यानी कि वेस्टर्न, मद्रास यानी कि ईस्टर्न एंड कलकत्ता यानी कि नॉर्दर्न, ये तीनों साइड्स में जहाँ पे ओशन था वहाँ पे अपना कंट्रोल जमाना चालू कर दिया था। उसके बाद फोर्थ एंड लास्ट यूरोपियन पावर हु रीच इंडिया वॉज द फ्रेंच। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड in 1664 by Colbert. First French factory was established as Surat by Francois Caron in 1668. Then Francis Martin founded and became the first governor of the Pondicherry in 1673. यानी कि तब से पौंडीचेरी जो आज की अपनी यूनियन टेरिटरी है वो एस्टेब्लिश हुई थी। लेटर पौंडीचेरी became the headquarter of the French. फ्रेंच का वो बाद में हेडक्वार्टर बना। देन फ्रेंच पावर इन इंडिया डिक्लाइन बिटवीन द 1706 to 1720 एंड रिवाइव्ड अंडर द लियोनियर एंड ड्यूमास गवर्नर्स। ये बोथ जो थे, ये दोनों जो थे, दोज वर द गवर्नर्स इन ईयर 1720 to 1742। इतने ईयर में उन्होंने फिर से फ्रेंच पावर का रिवाइवल किया इंडिया में। द अराइवल ऑफ डुप्लेक्स एज अ फ्रेंच गवर्नर in India in 1742 saw beginning of the Anglo-French wars, जिनको कहा जाता है कार्नेटिक वॉर। There were 3 Carnatic wars. After 3 Carnatic war, French were crushed and limited to Pondicherry only by the Britishers. ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच लोगों को सिर्फ पौंडीचेरी तक लिमिट करके रखा और स्पेशली उनको कहा गया कि दे कांट यूज आर्मी इन द इंडिया, दे कैन यूज द सेंटर्स ऑफ द फ्रेंच डोमिनियन ओनली फॉर द ट्रेड, नॉट फॉर द एनी काइंड ऑफ मिलिट्री बेसिस। ओके, तो ये डील हुई थी लास्ट वाले बैटल में। बैटल का नाम है, उसको हम आगे भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, फिर भी एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। जो बैटल हुई थी, बैटल ऑफ वेंडी वॉश कहा जाता है उसको। बैटल ऑफ वेंडी वॉश, ये जो बैटल हुई थी, दिस वॉज द लास्ट बैटल ऑफ द कार्नेटिक वॉर 3। कार्नेटिक वॉर 3 में वॉर जो होता है इट इज़ अ बिग डील। तो एक जो बड़ा वॉर होता है उसमें स्मॉल स्मॉल बैटल्स होते हैं, याद रखो। बैटल जो है इट इज़ अ स्मॉल कंटेंट ऑफ द वॉर। तो देयर वॉज द लास्ट बैटल अंडर द 3rd कार्नेटिक वॉर जिसका नाम है बैटल ऑफ वेंडी वॉश। तो इसके अंडर फ्रेंच जो थे वो टोटली क्रश हो गए एंड ब्रिटिश बिकेम द सुप्रीम पावर इन द इंडिया। और इसके बाद ही जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया में उनका पावर एक्सपांड करना या फिर इंक्रीज करना चालू कर दिया था। ओके, उसके बाद थोड़ा सा अदर इंफॉर्मेशन, डच कॉइनेज। द डच ड्यूरिंग देयर स्टे इन इंडिया ट्राइड टू हैंड ऑन अ मिंटिंग ऑफ कॉइनेज। अब याद रखो ये कॉइनेज के पीछे क्यों लगते थे हमेशा। ब्रिटिशर्स भी अगर आप देखोगे वो जब आए थे उन्होंने कॉइनेज को अपना पहली प्रायोरिटी माना था। क्यों? क्योंकि जिस भी एरिया में, फॉर एग्जांपल कंसिडर करते हैं ये 2 कंट्रीज है, तो ये कंट्री का फॉर एग्जांपल एक आधा कॉइन है, वो अगर ये कंट्री में चालू हो गया यानी कि उसका ट्रेडिंग या फिर ट्रांजैक्शन ये कंट्री में चालू हो गया, इट मीन्स व्हाट, ये जो यहाँ पे कंट्री है दिस इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री एंड दैट्स वाई द कॉइनेज वॉज इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमी कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एज देयर ट्रेड फ्लोरिश्ड बाय एस्टेब्लिश, स्लोली उन्होंने क्या किया, एस्टेब्लिश किया मिंट्स। कहाँ पे? कोचिन में, मसूलीपट्टनम में एंड नागापट्टनम। ये 3 जगहों पे जो डच थे उन्होंने उनके कॉइन मिंटिंग प्लेसेस जो थे वो बनाए थे। उसी के साथ पौंडीचेरी एंड पुलिकत में भी ये 2 भी थे। इवन मोर गोल्ड पैगोडा विद द image of Lord Venkateshwara, that is the incarnation of God Vishnu, was issued at Pulikat Mint। याद रखो ये इतने शातिर थे कि इनको पता था, एक तो ये ईस्टर्न कोस्ट पे उस टाइम पे आंध्रा वॉज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेंटर, उसमें भी लॉर्ड वेंकटेश्वरा जो है उसका टेम्पल उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा प्रे किया जाता था बाय द कॉमन पीपल एट दैट टाइम। तो उन कॉमन पीपल को या फिर उनके माइंड को अपनी तरफ से कन्वर्ट करने के लिए या फिर चेंज करने के लिए डच लोगों ने लॉर्ड वेंकटेश्वरा के कॉइन्स भी वहाँ पे मिंट करना चालू कर दिया था इन द पुलिकत मिंट।
द कॉइन्स इशूड बाय डच वर ऑल मॉडल्ड ऑन अ लोकल कॉइनेज. ये भी याद रखो कि डच कॉइनेज जो था या फिर डच लोगों ने जो कॉइन इवॉल्व किए थे या फिर मिंट किए थे वो यूरोपियन टेक्निक के नहीं थे. सो दैट यहाँ पे कॉमन पीपल जो थे उनको ऐसा ना लगे कि कोई बाहर से आया और उसने उनके कॉइन हमें दे दिए. वो जो कॉइन थे वो लोकल कॉइनेज के मॉडल पे बेस्ड थे, यानी कि लोकल लोगों को ऐसा ना लगे कि वो कोई नई करेंसी हैंडल कर रहे हैं. ओके, सो दिस वाज द बेसिक एम ऑफ द डच कॉइनेज. देन डिक्लाइन ऑफ डच पावर. डच प्रेजेंस इन इंडिया और ऑन इंडियन सबकॉन्टिनेंट लास्टेड फ्रॉम 1605 टू 1825 AD. इतना बड़ा उसका पीरियड है. द राइज ऑफ ब्रिटिश पावर in eastern trade posed serious challenges to the commercial interest of the Dutch, leading to bloody warfare between them, in which Britishers were clear winners, owing to huge resources at their disposal. जो हमने देखा था बैटल ऑफ वेंडी वॉश वगैरह, ऐसे जो बैटल्स हुए थे जिसमें कि रिजल्ट जो था वो ब्रिटिशर्स के फेवर में लगा था. उसके बाद द ब्रूटल किलिंग ऑफ सम इंग्लिश ट्रेडर्स बाय द डच इन अम्बाना in 1623 further aggraved the situation. The Britishers, one of another, captured Dutch stronghold. मतलब ऐसा होता था कि डच जो थे वो ब्रिटिशर्स के कुछ लोगों को मारते थे या फिर कुछ चीज़ों को कैप्चर करते थे. तो इसके अगेंस्ट ब्रिटिश या फिर इंग्लिश लोग क्या करते थे, डचेस के जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है उन पर अटैक करते थे या फिर उनको कैप्चर करते थे. तो ये साइकिल चलती रही. पॉन्डिचेरी एंड फ्रेंच कमर्शियल ग्रोथ वो दिखते हैं. अभी हमने देखा 1668 में पॉन्डिचेरी बिकेम द वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द फ्रेंच. इन 1674 AD फ्रेंच ऑब्टेन्ड अ विलेज कॉल्ड पॉन्डिचेरी फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर. उस टाइम पे जो हमने कल देखा था बहमनी सल्तनत, उसमें वन ऑफ द सल्तनत जो डिसइंटीग्रेट होने के बाद तैयार हुई थी उसका नाम है बीजापुर आदिल शाही. ओके, बीजापुर आदिल शाही. तो उनके तरफ से पॉन्डिचेरी नाम का एक छोटा सा विलेज फ्रेंच लोगों ने खरीद लिया था एंड फाउंडेड द थ्राइविंग सिटी ऑन इट विच लेटर बिकेम द मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द फ्रेंच इन इंडिया. फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी विद पैसेज ऑफ टाइम डेवलप इट्स ट्रेड बैस्टियंस. कहाँ पे, माहे में, करेकल में, बालासोर में एंड कसीम बाजार में. कसीम बाजार इज अ प्लेस इन टूडेज बांग्लादेश, उस टाइम का बंगाल. द फ्रेंच केम टू इंडिया मेनली फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. जितने भी यूरोपियन पावर्स थे वो इंडिया में आए थे वो इसी कॉज के लिए आए थे, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए. बट लेटर दे बिकेम द रूलर्स. फ्रॉम देयर अराइवल टिल 1741 AD द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फ्रेंच लाइक दोज ऑफ ब्रिटिश, यानी कि प्योरली कमर्शियल पर्पज. द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी टूक होल्ड ऑफ येनन. It is one of the part of the Pondicherry Union Territory in 1723 and Mahe on a Malabar coast in 1725 AD and Karaikal in 1739 AD. And these all three are the part of Pondicherry Union Territory. Okay, या फिर पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी, उसके पार्ट्स हैं अलग अलग. और आप अगर गौर से देखोगे तो पुदुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है वो ईस्टर्न कोस्ट पे भी है और वेस्टर्न कोस्ट पे भी है. ओके, ये दोनों कोस्ट पे सिचुएटेड है इंडिया के. एंड दोज वर द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स फॉर द फ्रेंच कमर्शियल ग्रोथ एट दैट टाइम. अब देखते हैं एक्सपांशन इन वेस्ट एंड साउथ बाय द ब्रिटिश. सब्सिक्वेंटली इन 1608 AD ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेंड कैप्टन विलियम हॉकिंग्स टू द कोर्ट ऑफ मुगल एम्पर जहांगीर, उस टाइम पे जहांगीर था दिल्ली के थ्रोन पे, टू सिक्योर रॉयल पैट्रोनेज. तो इसकी वजह से होता क्या था, अगर रॉयल पैट्रोनेज मिलता है यानी कि डायरेक्टली उस टाइम पे जो इंडिया का एम्परर होता था मुगल एम्परर, उसकी परमिशन मिली तो जो भी ब्रिटिशर्स को लोकल लेवल पे प्रॉब्लम्स आते थे वो प्रॉब्लम नहीं आते थे इफ़ दे हैड द रॉयल पैट्रोनेज. तो उसके लिए कैप्टन विलियम हॉकिंग्स को वहाँ पे भेजा गया. ही सक्सीडेड इन गेटिंग रॉयल परमिट फॉर कंपनी टू एस्टेब्लिश द फैक्ट्री एट वेरियस प्लेसेस ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. इनिशियली ब्रिटिशर्स वर ओनली लिमिटेड टू द ईस्टर्न कोस्ट, बाद में वो वेस्टर्न कोस्ट, बाद में वो ईस्टर्न कोस्ट में गए थे. ओके, देन इन 1650 AD थॉमस रो नाम का एक बंदा था
ही वॉज ऑल्सो सेंट बाय द एम्परर जेम्स वन ऑफ द इंग्लैंड टू द जहांगीर्स कोर्ट विथ प्ली फॉर मोर कंसेशन फॉर द कंपनी। तो यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करना चाहती थी, दे वांटेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि उस टाइम पे जो भी ट्रेड होता था उस पर अलग अलग जगह पे अलग अलग टोल्स और द टैक्सेस लगाए जाते थे, एंड दीज वर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द मुगल एम्पायर। ओके, तो ये जो टोल्स एंड टैक्सेस थे ये ब्रिटिशर्स का या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका प्रॉफिट जो था उसको कम करते थे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत जाए, सो दैट ये जो टोल्स और टैक्सेस है वो उनको ना देने पड़े। तो उसके लिए इतने सारे डेलीगेशन जो थे वो जहांगीर के कोर्ट में या फिर मुगल कोर्ट में भेजे गए थे। रो वॉज वेरी डिप्लोमेटिक एंड द सक्सेसफुली एंड सिक्योर्ड अ रॉयल चार्टर गिविंग कंपनी फ्रीडम ऑफ ट्रेड, मैंने जो कहा था अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन वोल मुगल टेरिटरी। याद रखो, पहले जो था वो सिर्फ वेस्टर्न कोस्ट तक सीमित था, वेस्टर्न कोस्ट, पर यहाँ पे जब रो गया तो पूरी की पूरी मुगल टेरिटरी जी अराउंड उस टाइम पे देखो 80% to 85% ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज अंडर द मुगल। तो इतनी सारी जो मुगल टेरिटरी है वो मुगल टेरिटरी के अंडर इनको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की परमिशन दी गई थी। और जब औरंगजेब आता है तो उसके टाइम पे फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन सबकॉन्टिनेंट का 95% ऑफ द एरिया जो था वो मुगल्स के अंडर आ चुका था। देन देयर एक्सपांशन इन द ईस्ट आफ्टर एस्टेब्लिशिंग इट्स फैक्ट्री इन साउथ एंड वेस्ट इंडिया, company started focus on East India, particularly Bengal, which was the significant province of the Mughal Empire and it was the also autonomous province। ये autonomous province था। मुगल जो एम्पायर होता था उसका डायरेक्ट कंट्रोल यहाँ पे नहीं होता था, और यहाँ पे जो गवर्नर होता था वो इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ यानी कि एटोनोमस था, उसको हर चीज़ के लिए मुगल एम्पायर के पास जाने की जरूरत नहीं होती थी। द गवर्नर ऑफ बंगाल उस टाइम पे था सुजाउद्दीन इन 1651 अलाउड English company to carry out his activities of the trade in Bengal. Okay, and through this there was the establishment of the first factory in Bengal, कहाँ पे, हुगली में। Then they brought 3 villages, कौन से सुतांती, गोविंदपुर and कोलकाता। कोलकाता was also village, were purchased by them in 1698 AD। Okay, ये 3 villages उन्होंने परचेस किए एंड कोलकाता बिकेम द कैपिटल ऑफ द ब्रिटिशर्स टिल 1911। जब बंगाल का जो पार्टीशन था वो उन्होंने एन्यूल कर दिया था टिल दैट पीरियड। देन दे ऑल्सो बिल्ड सब्सिक्वेंटली विलियम फोर्ट विलियम जो था जो बंगाल में था उसको भी उन्होंने बिल्ड करना चालू कर दिया था सब्सिक्वेंटली। वॉज रेज्ड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द फैक्ट्री। तो ये जो 3 प्लेसेस थे कौन से हमने देखे थे अभी, सुल्तानती, देन गोविंदपुर एंड कलकत्ता, इन तीनों जगह पे इनकी फैक्ट्रीज थी। और ये तीनों जगह की जो फैक्ट्रीज थी उनको प्रोटेक्शन देने के लिए उन्होंने फोर्ट विलियम नाम का एक फोर्ट जो था वो बंगाल में बिल्ड करना चालू कर दिया था। अब देखते हैं ब्रिटिश, फ्रेंच एंड कार्नेटिक वॉर्स चीज़ क्या है। यहाँ पे यू कैन सी द मैप, ये जो एरिया है ईस्टर्न साइड वाला ये मेनली बोन ऑफ कंटेंशन था बिटवीन द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच, और स्पेशली ये एरिया का जो साउदर्न पार्ट है कौन सा, यहाँ तक वाला, ये वाला पार्ट, एंड दिस पार्ट वाज कॉल्ड एज कार्नेटिक, नॉट टुडेज कर्नाटक, इट वाज अ कार्नेटिक। ओके, तो नियरली फॉर 20 years फ्रॉम 1744 to 1763 फ्रेंच एंड इंग्लिश were to wage bitter war for control over the trade, wealth and territory of India। 20 साल तक उनके झगड़े चलते रहे। The British East India Company was founded in 1664, जो हमने पहले देखा था। It was formally established at चंद्रनगर नियर कलकत्ता, और इसी के पास हमने देखा था कि जो हुगली नाम की प्लेस है वहाँ पे ब्रिटिशर्स थे, और दूसरा स्ट्रॉन्ग होल्ड जो था वो फ्रेंच का था पौंडीचेरी ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, और इसी के करीब अगर हम देखेंगे तो एक प्लेस है जिसका नाम है मद्रास, वहाँ पे भी ब्रिटिशर्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, यानी कि
दोनों जगह पे, एक साउथ में था मद्रास और पौंडीचेरी, और नॉर्थ में था चंद्रनगर एंड हुगली। तो ये दो प्लेसेस थे और मेनली इन दोनों जगह पे उनके कन्फ्लिक्ट होते थे। इट हैड ऑल्सो एक्वायर्ड द कंट्रोल ओवर द आइलैंड ऑफ मॉरिशियस एंड रीयूनियन आइलैंड इन इंडियन ओशन। किसने? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने मॉरिशियस एंड रीयूनियन आइलैंड पे भी अपना कब्जा जमा लिया था। तो प्रॉब्लम क्या हुआ, ब्रिटिश जो थे उनकी पूरी की पूरी नेवी जो थी वो इंडिया में रहती थी, आइदर वो बंगाल में रहती थी या फिर साउथ में मद्रास के करीब रहती थी। पर फ्रेंच लोगों के पास प्रॉब्लम क्या हुआ, इनका जो ईस्टर्न रीजन का जो हेडक्वार्टर था नेवी का वो था मॉरिशियस में, और अगर इमीडिएटली अगर कोई इमरजेंसी होती है या फिर कोई वॉर होता है तो जो भी बैकअप होता है या फिर री इन्फोर्समेंट होती है वो मॉरिशियस में वहाँ पे सिचुएटेड थी, और मैसेज के थ्रू उसको मॉरिशस से फिर से इंडिया में लाना पड़ता था। एंड दिस वाज द वेरी टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट, और इस टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट की वजह से फ्रेंच जो थे वो थर्ड वॉर ऑफ कार्नेटिक जो थे वो हार गए थे। ओके, सो अभी देखते हैं फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। उसका टाइम पीरियड है 1746 टू 1748 एडी। एक्चुअली जो था देयर वॉज द वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन। इसमें क्या था, देयर वॉज वन मेल एयर, देयर वॉज वन फीमेल एयर। तो फीमेल एयर को ब्रिटिशर्स ने सपोर्ट दिया था, और मेल एयर जो था ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन में उसको फ्रेंच लोगों ने सपोर्ट दिया था। तो ये जो यूरोप का वॉर था जो ऑस्ट्रिया में हो रहा था उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो था वो हमें इंडिया में देखने को मिलता है। सो द वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन हैड ब्रोकन आउट इन यूरोप इन 1740। तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया में हमें देखने को मिलता है। और उस टाइम पे जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स नाम का एक बंदा था, ही वॉज अ फ्रेंच गवर्नर जनरल इन इंडिया। देन मेजर लॉरेंस, ही वॉज अ ब्रिटिश गवर्नर इन इंडिया। एंड अनवरुद्दीन खान नाम का एक बंदा था, नवाब ऑफ कार्नेटिक। तो हुआ क्या, जो अनवरुद्दीन खान था उसको आजू बाजू के उनके जो स्मॉल या फिर बिग किंगडम्स थे उसका खतरा था। तो उसने पहले क्या किया, फ्रेंच लोगों से हेल्प मांगी, पर उन्होंने दी नहीं। तो ऑब्वियसली उसने क्या किया, ब्रिटिशर्स से हेल्प मांगी। तो जैसे ही उसने ब्रिटिशर्स से हेल्प मांगी, फ्रेंच लोगों को क्या लगा कि ब्रिटिशर्स फ्रेंच लोगों के इंटरेस्ट को करप्ट करेंगे। सो अल्टीमेटली उनमें वॉर हुआ, एंड दिस आर्मी वॉज डिफीटेड बाय रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ फ्रेंच फोर्सेस। यानी कि फर्स्ट वॉर ऑफ कार्नेटिक अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे फ्रेंच फोर्सेस की विक्ट्री हुई थी। सो द फर्स्ट फ्रेंच जो विक्ट्री हुई थी फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में, तो वो जो कार्नेटिक वॉर था दिस वाज एंडेड इन 1748 एडी विद द ट्रीटी ऑफ एक्सेला-चैपल। दिस इज अ प्लेस इन यूरोप। इस ट्रीटी जो अभी हुई थी जो फ्रेंच विक्ट्री के बाद हुई थी, एंड दिस ऑल्सो एंडेड द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रीटी ऑफ एचेन। एक ही ट्रीटी के दो अलग नाम है, एक है ट्रीटी ऑफ एक्सेला-चैपल एंड ट्रीटी ऑफ एचेन। दिस ट्रीटी एंडेड द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। और कॉज क्या था, एक्चुअल कॉज था यूरोप में, इम्पैक्ट हुआ इंडिया में, और इंडिया में भी जो नेटिव रूलर था जिसका नाम है अनवरुद्दीन खान, तो उसकी वजह से इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुआ था। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हियर इज अ मद्रास, दिस वॉज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड, और यहाँ पे पौंडीचेरी, दिस वॉज द स्ट्रॉन्ग होल्ड्स ऑफ द बोथ यूरोपियन पावर्स, और कंटिन्यूसली इसकी वजह से झगड़े होते रहे। ओके, और यहाँ पे मैसूर, उस टाइम पे फिर यहाँ पे राइज हुआ था हैदर अली एंड टीपू सुल्तान का। उसके बाद सेकंड कार्नेटिक वॉर। सेकंड कार्नेटिक वॉर का टाइम पीरियड है 1749 टू 1754। हुआ क्या था, देयर वॉज द टू ट्रिपल अलायंसेस फॉर द सक्सेशन ऑफ द इंडियन किंगडम्स। तो एक साइड में थे मोहम्मद अली एंड चंदा साहिब। चंदा साहिब जो था ही वॉज अर्लियर नॉमिनी फॉर द नवाबशिप ऑफ द कार्नेटिक रीजन जिसकी कैपिटल थी अरकोट। और दूसरे साइड में थे मुजफ्फर जंग एंड नासिर जंग। ये जो दो लोग थे दे वर द फाइटिंग फॉर द नॉमिनेशन ऑफ द निज़ाम पोस्ट ऑफ द हैदराबाद। निज़ाम ऑफ द हैदराबाद जो था उसका थ्रोन के लिए ये दो झगड़ रहे थे। तो एक साइड में थे ब्रिटिश जिन्होंने सपोर्ट दिया था मोहम्मद अली को, और दूसरी साइड में अब मोहम्मद अली जो था वो कार्नेटिक में सपोर्ट दिया था, और दूसरे साइड में जो नासिर जंग था ही वॉज अ सन ऑफ निज़ाम।
तो उसको हैदराबाद में सपोर्ट दिया था। अब अगर ब्रिटिशर्स ने सपोर्ट दिया तो ऑब्वियसली फ्रेंच तो देने ही वाले, तो फ्रेंच ने क्या किया, चंदा साहिब को सपोर्ट दिया, कहाँ पे, कर्नाटक में। और जो मुजफ्फर जंग था, ही वॉज अ ग्रैंड सन ऑफ निज़ाम ऑफ द हैदराबाद, तो उसको सपोर्ट दिया। सो देयर वॉज द राइज और द क्रिएशन ऑफ द टू ट्रिपल अलायंसेस। और इन दो ट्रिपल अलायंसेस में जो बैटल्स हुए थे, उन बैटल्स को कलेक्टिवली कहा जाता है सेकंड कार्नेटिक वॉर। तो इसमें क्या हुआ, अल्टीमेटली मुजफ्फर जंग बिकेम द निज़ाम ऑफ द हैदराबाद, यानी कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स को हराया गया था। एंड मोहम्मद अली बिकेम द नवाब ऑफ कर्नाटक, यानी कि यहाँ पे फ्रेंच लोग आ रहे थे। हैदराबाद में ब्रिटिशर्स आ रहे थे, कर्नाटक में फ्रेंच लोग आ रहे थे। द वॉर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी इन 1754, यानी कि सेकंड कार्नेटिक वॉर जो है उसका जो कॉस्ट था वो टोटली इंडिजिनियस कॉस्ट था। पहला जो हमने देखा था उसका क्या कॉस्ट था, वो था यूरोपियन कॉज। (1754) यहाँ पे सेकंड कार्नेटिक वॉर एंड हो जाता है। उसके बाद 4 साल बाद ही देयर वॉज द स्टार्टिंग ऑफ थर्ड कार्नेटिक वॉर, जो टाइम पीरियड है उसका 1758 टू 1763। तो यहाँ पे जो गवर्नर था जो उसका नाम है काउंट डे लेली, ही वॉज अ फ्रेंच जनरल एंड ब्रिटिश लेफ्टिनेंट जनरल सर आयरन कुट। ये जो आयरन कुट था इन और काउंट डे लेली, इन दोनों के बीच में जो वॉर हुआ था उसको कहते हैं थर्ड कार्नेटिक वॉर। एक्चुअल इसका भी कॉज जो है वो है यूरोप में छुपा हुआ। देयर वॉज अ 7 ईयर वॉर ब्रोक आउट इन यूरोप, जो यूरोप में 7 ईयर वॉर था बिटवीन द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच। उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें एज अ थर्ड कार्नेटिक वॉर इंडिया में देखने को मिलता है। एंड वंस अगेन इंग्लैंड एंड फ्रेंच वर द pitted against the one another after battle of Plassey, which was in 1757. British forces wrestled चंद्रनगर इन द बंगाल, यानी कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ये जो चंद्रनगर हमने अर्लियर देखा था फ्रेंच स्ट्रॉन्गहोल्ड था या फिर फ्रेंच का इंपॉर्टेंट पॉइंट था ट्रेड के लिए, तो उसको खत्म कर दिया इन बंगाल फ्रॉम द फ्रेंच। ओके, एंड वॉर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ पेरिस इन 1763। और इसका जो लिंक है वो डायरेक्टली लिंक किया जा सकता है हमें द फ्रीडम ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसके साथ जो है हम इसको लिंक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंच जो लोग थे उन्होंने यूएसए को फ्रीडम में इनडायरेक्टली सपोर्ट देना चालू कर दिया था वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। ओके, तो ये एंड हुआ था आफ्टर द ट्रीटी ऑफ पेरिस। अल्टीमेटली जो थर्ड वॉर था इसमें ब्रिटिश बिकेम द सुपेरियर पावर इन द इंडिया। अभी देखते हैं राइज ऑफ मैसूर अंडर हैदर अली। हैदर अली का उसका टाइम पीरियड जो है वो है 1721 टू 1782। ही वॉज मेड द दलवाई, यानी कि कमांडर इन चीफ बाय द मैसूर किंगडम। उस टाइम पे मैसूर किंगडम में कौन थे, वोडेयार्स। वोडेयार जो डिनेस्टी थी, हमने जो विजयनगरा एम्पायर देखा था उसमें हमने वेरियस डिनेस्टीज देखी थी, उसमें लास्ट वाली डिनेस्टी है जिन्होंने मैसूर में उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड एस्टेब्लिश किया था। तो मैसूर उसका जो किंग था उसने, उसका नाम है कृष्णराज वोडेयार टू, उसने हैदर अली को दलवाई यानी कि कमांडर इन चीफ अपॉइंट किया था। लेटर ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ मैसूर। मैसूर स्टेट का ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर भी कह सकते हैं उसको। थ्रू हिज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस एंड मिलिट्री स्किल्स ही बिकेम द डी फैक्टो रूलर ऑफ द मैसूर विथ द रियल किंग रिड्यूस टू द टिटुलर हेड ओनली। यानी कि इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो हैदर अली ने जो ओरिजिनल वोडेयार्स थे उनको थ्रोन से हटा दिया एंड ही बिकेम द डी फैक्टो रूलर ऑफ द मैसूर। ही सेट अप अ मॉडर्न आर्मी एंड ट्रेन देम अलॉन्ग यूरोपियन लाइन। इसमें मेनली जो इनको सपोर्ट दिया था वो दिया था फ्रेंच लोगों ने। क्यों? क्योंकि फ्रेंच लोगों को पता था आगे चल के हैदर अली कैन बी अ अलाइड फोर्स अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इन इंडिया। उसके लिए फ्रेंच लोगों ने इसको सपोर्ट दिया था और यूरोपियन लाइन्स पे उसकी आर्मी को ट्रेन करने के लिए भी उसको ट्रेन किया था। ओके, उसके बाद फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, देयर वर द 4 एंग्लो मैसूर वॉर, उसमें का भी पहला देखेंगे। टाइम पीरियड है 1767 टू 1769। हैदर अली built a strong army and annexed many regions in the south including बिदनूर, कनारा, देन सेरा, मालाबार एंड सुंदा। इतने सारे रीजन्स को हैदर अली ने जीतना चालू कर दिया।
द ब्रिटिश along with the Marathas and Nizam of the Hyderabad declare war on Mysore. Why? Because ये जो एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी थी किसकी, हैदर अली की, तो ये एक्सपांशनिस्ट जो पॉलिसी थी हैदर अली की, ये तीनों के लिए यानी कि ब्रिटिश के लिए, मराठास के लिए एंड निज़ाम ऑफ हैदराबाद के लिए हार्मफुल थी। तो उसकी वजह से इन तीनों ने अलायंस कर दिया और मैसूर के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया। In 1769 there was a Treaty of Madras which was signed between the British and हैदर अली, और इस ट्रीटी के साथ ही एंड हुआ था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर का। इसमें हुआ क्या था, जो मराठास थे और निज़ाम ऑफ हैदराबाद था, जैसे इन दोनों के इंटरेस्ट सिक्योर हो गए, इन्होंने वॉर से विड्रॉ कर दिया और वहाँ पे सिर्फ ब्रिटिश ही लड़ने लगे थे। पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री स्किल्स थी हैदर अली की, वो ब्रिटिशर्स से सुपीरियर थी उस टाइम पे। तो हैदर अली ने क्या किया, जो ब्रिटिशर्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, कौन सा था, मद्रास, उस पर अटैक कर दिया डायरेक्टली और उसको ही जीत लिया। तो अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स को ट्रीटी करनी पड़ी एंड दैट्स वाई दिस ट्रीटी इज नेम्ड एज ट्रीटी ऑफ मद्रास, जिसके अंडर हैदर अली का अल्टीमेट विक्ट्री हुआ था। बट यहाँ पे हुआ क्या था, ब्रिटिशर्स ने एक डील डाली थी, उस डील के अंदर जो ओरिजिनल टेरिटरीज थी हैदर अली की भी और ब्रिटिशर्स की भी, उसको फिर से रिस्टोर किया जाए। तो उसकी वजह से जीत के भी हैदर अली को कुछ नहीं मिला। इट वॉज ऑल्सो एग्रीड अपॉन दैट दे वुड हेल्प ईच अदर इन केस ऑफ फॉरेन अटैक। ये भी एक नई डील जो थी वो साइन हुई थी इन दोनों के बीच में। देन सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, वो हुआ था 1780 टू 1784 तक। द मराठास अटैक मैसूर इन 1771 में मराठास ने मैसूर पर अटैक किया था। बट ब्रिटिशर्स रिफ्यूज टू ऑनर द ट्रीटी ऑफ द मद्रास एंड डिडंट सपोर्ट हैदर अली। तो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ मद्रास जो थी वो ब्रेक हुई थी। वेन इंग्लिश अटैक्ड माहे, अ फ्रेंच पोजीशन अंडर द हैदर अली डोमिनेशन, ही डिक्लेयर्ड वॉर ऑन द इंग्लिश इन 1780। जो हमने पहले देखा था कि फ्रेंच लोगों ने हैदर अली को हेल्प की थी टू बिल्ड प्रोफेशनल आर्मी, और ऑलरेडी ट्रीटी ऑफ मद्रास जो थी वो टूट चुकी थी एंड दिस फ्रीड द हैदर अली टू अटैक ब्रिटिश। एज पर ट्रीटी ऑफ द मैंगलोर, यहाँ पे एक ट्रीटी हुई थी जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ द मैंगलोर, एंड विद द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर देयर वाज द एंड ऑफ सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। बोथ पार्टीज एग्रीड टू रिटर्न द कैप्चर्ड टेरिटरी एंड प्रिजनर्स टू ईच अदर। मतलब यहाँ पे फिर से स्टेटस को रखा गया था, जैसा कि सेम फर्स्ट वॉर में रखा गया, सेम सेकंड वॉर में भी रखा गया। पर इसमें एक चीज़ हो रही थी, इसमें क्या हो रहा था, ब्रिटिशर्स जो थे वो स्लोली स्ट्रांग हो रहे थे। क्यों? क्योंकि आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी उनके पास एक इम्पॉर्टेंट प्लेस आ चुकी थी जो थी बंगाल। बंगाल एट दैट टाइम वाज द वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो पैसा था डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के पास आ रहा था। पर दूसरी ओर जो हैदर अली था या फिर उसका बेटा जिसका नाम है टिपू सुल्तान, ये दोनों जो थे वो कंटिन्यू बैटल्स की वजह से वीक हो रहे थे, और ये जो वीकनेस थी ये लास्ट वाले बैटल में इनको भारी पड़ी एंड अल्टीमेटली ब्रिटिश क्रश द हैदर अली एंड टिपू सुल्तान। देन थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, ये हुआ था 1786 टू 1792 में। ही ऑल्सो रिफ्यूज टू फ्री इंग्लिश प्रिजनर्स टेकन ड्यूरिंग द सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर एज पर द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। कौन यहाँ पे थ्रोन पे आया था? टिपू सुल्तान। ही वॉज अ यंगेस्ट रूलर एट दैट टाइम इन इंडिया। ओके, टिपू सुल्तान। तो इससे पहले क्या हुआ था, 1782 जो ईयर है, ये ईयर में हैदर अली की डेथ हुई थी, और इसके बाद जो थोड़ा सा वॉर था वो कैरी आउट किया था टिपू सुल्तान ने। उसके बाद टिपू सुल्तान ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे स्पेशली ऑन द मिलिट्री लेवल, और टिपू सुल्तान ने डायरेक्टली ये भी कहा गया था इंग्लिश या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि ही विल नॉट रिटर्न इंग्लिश प्रिजनर्स हु वर टेकन ड्यूरिंग द एंग्लो मैसूर वॉर। टिपू ऑल्सो डिक्लेयर्ड वॉर ऑन त्रावणकोर इन 1789। अब इससे पहले अगर बैकग्राउंड में जाएंगे तो त्रावणकोर एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इन दोनों के बीच में सीक्रेट ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। जैसा कि यहाँ पे ट्रीटी ऑफ मद्रास हुआ था सेम, कि अगर फॉरेन कोई इन्वेजन होता है तो दोनों भी एक दूसरे की हेल्प के लिए जाएंगे। सो टिपू सुल्तान ने जब त्रावणकोर पे वॉर डिक्लेयर किया, अब ये वॉर क्यों डिक्लेयर कर दिया, त्रावणकोर ने टिपू के टेरिटरी का एक पोर्ट था, उस पोर्ट पे अपना कब्जा जमा लिया था या फिर वो अपना क्लेम कर रहा था, उसके लिए टिपू ने त्रावणकोर पे वॉर डिक्लेयर कर दिया। एंड ड्यू टू दिस देयर वाज द इंक्लूजन ऑफ द ब्रिटिश ऑल्सो।
Travancore was a friendly state of the British. In 1790, गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल लॉर्ड कॉर्नवालिस डिक्लेयर वॉर ऑन टीपू. टीपू के साथ उसने वॉर डिक्लेयर कर दिया. द वॉर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ द श्रीरंगपट्टनम इन 1792. जो थर्ड वॉर हुआ था उसकी ट्रीटी है श्रीरंगपट्टनम. एज पर ट्रीटी टीपू हैड टू सीड हाफ ऑफ हिज किंगडम टू इंग्लिश इंक्लूडिंग द एरियाज ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एरियाज ऑफ मालाबार, उस टाइम का इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द ओशनिक ट्रेड, देन डिंडीगल, दिस वॉज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पोर्ट, देन कूर्ग एंड बरमहाल. इतने सारे इंपॉर्टेंट जो रीजन्स थे वो टीपू को ब्रिटिशर्स को देने पड़े. यहाँ पे हियर आर द 3 मैप्स ऑफ द 3 एंग्लो मैसूर वॉर्स, वो देख लो आप. यहाँ पे मैसूर, इसकी टेरिटरी देखो और ब्रिटिश की टेरिटरी देखो. फिर यहाँ पे मैसूर ऊपर का जो था वो पेशवाज यानी कि मराठास के पास था, यहाँ का एरिया निज़ाम के पास था, ये जो 3 पार्ट्स है ये ब्रिटिशर्स के पास थे. देन थर्ड में देखो ये एरिया था पेशवा के पास, उसके बाद ये एरिया गया निज़ाम के पास, ये एरिया फॉर्मली ब्रिटिशर्स के पास, और ये एरिया में ब्रिटिशर्स ने अपना इन्फ्लुएंस करना चालू कर दिया था. और ये भी एरिया और ये एरिया परफेक्टली कंसोलिडेट हुआ था ब्रिटिशर्स के अंडर. और ये नॉर्दर्न सरकार जो है ये भी ब्रिटिशर्स के अंडर जा चुका था. दिस वाज अर्लियर टेरिटरी ऑफ द निज़ाम, बाद में वो ब्रिटिशर्स के पास गया था. ओके, तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर वो देखते हैं अभी. ये हुआ था 1799, एक ही ईयर में हुआ था. दिस वाज अंडर द लॉर्ड वेलेस्ली. ये बंदे ने क्या किया था, सबसाइडरी अलायंस नाम की पॉलिसी तैयार की थी. इसके अंडर क्या होता था, जो ब्रिटिश फोर्सेस थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो इंडियन नेटिव स्टेट्स जो थे, इंडियन नेटिव स्टेट्स, उनको रेंट पे दी जाती थी. और अल्टीमेटली हुआ क्या, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी थी या फिर फोर्सेस थी, उन्होंने उन्हीं स्टेट्स पे कब्जा करना चालू कर दिया था. द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम फेल्ड टू ब्रिंग पीस बिटवीन द टीपू एंड इंग्लिश. ही ऑल्सो रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द सबसाइडरी अलायंस बाय लॉर्ड वेलेस्ली. कौन, टीपू ने. टीपू ऑल्सो रिफ्यूज. तो उसकी वजह से हुआ गया, मैसूर वॉज अटैक्ड फ्रॉम ऑल साइड्स. ऊपर से पेशवा, ईस्टर्न से निज़ाम और बाकी साइड से ब्रिटिशर्स. ब्रिटिश सिक्योर्ड अ डिसीजिव विक्ट्री इन बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम इन 1799. अब इसके बैकग्राउंड में अगर जाएंगे तो आफ्टर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो टीपू था ये वाला, तो इसने फ्रेंच लोगों के साथ अपने अलायंस बढ़ाना चालू कर दिया था. और इसी टाइम पे देयर वाज द फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था. और फ्रांस में इसी टाइम पे देयर वाज द राइज ऑफ द वन इम्पॉर्टेंट ग्लोबल जनरल जिसका नाम है नेपोलियन. नेपोलियन का राइज हुआ था यहाँ पे. तो नेपोलियन ने इस टाइम तक क्या कर लिया था, इजिप्ट और अफ्रीका का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो पार्ट पूरा जीत लिया था. और उसका प्लान था कि वो इसके बाद एशिया में एंट्री करेगा. और सेम हुआ क्या, उसी टाइम पे इंडिया में लॉर्ड वेलेस्ली नाम का गवर्नर जनरल था. ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सपेंसिनिस्ट गवर्नर. जो इसकी पॉलिसी जो थी वो एक्सपांशन वाली थी. तो यूरोप में और नॉर्दर्न अफ्रीका में वहाँ पे था नेपोलियन, जो भी उसकी पॉलिसी थी वो भी सेम एक्सपांशन वाली पॉलिसी थी. तो उसकी वजह से इन दोनों में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चालू हो गया. और ब्रिटिशर्स को फियर था कि अगर वो एशिया में आता है तो सबसे पहले नेपोलियन आएगा इंडिया में, और अगर वो इंडिया में आता है तो इंडिया का नेटिव रूलर जो था उस टाइम पे स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर जिसका नाम है टीपू सुल्तान, वो नेपोलियन को हेल्प करेगा अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. तो उसकी वजह से यही जो टाइम पीरियड है यानी कि फोर्थ एंड थर्ड जो एंग्लो मैसूर वॉर होता है, इसकी बीच वाला जो टाइम पीरियड है, उसी बीच जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि द फर्स्ट एनिमी ऑफ द ब्रिटिशर्स इन द वर्ल्ड वॉज द टीपू सुल्तान. इन इंडिया एज वेल एज इन द वर्ल्ड वॉज द टीपू सुल्तान. द कोर एरिया अराउंड द श्रीरंगपट्टनम एंड मैसूर वॉज रिस्टोर्ड टू वोडेयार डिनेस्टी. वोडेयार जो थे जिनको डिथ्रोन किया था हैदर अली ने, उनको फिर री इंस्टॉल कर दिया ब्रिटिशर्स ने. उसके बाद जो वोडेयार्स थे दे बिकेम द रॉयल टू ब्रिटिशर्स. और उसके बाद जब ब्रिटिशर्स ने पैरामाउंटसी चालू की थी इंडिया में ब्रिटिश क्वीन के अंडर, तो उसके अंडर दे बिकेम ऑल्सो लॉयल टू पैरामाउंटसी यानी कि इन शॉर्ट ब्रिटिश क्वीन हु हैड बीन रूलिंग मैसूर बिफोर द हैदर अली एंड बिकेम द डिफैक्टो रूलर अगेन. वोडेयार को इन्होंने रिस्टोर कर दिया था. सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. अभी
जो भी नेक्स्ट पार्ट होगा जिसमें हम बहुत सारे वॉर्स देखने वाले हैं, एंग्लो मराठा वॉर, सिख वॉर, वो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू।